हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। ऑडिबल है बेटा? हाई करो प्लीज। ओके, कैसे स्टार्ट करें हम लोग? सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, उसके पहले हम लोग जरा से ये समझ लें कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिए। सो एज यू कैन सी, फर्स्ट आई हैव टू शेयर द स्क्रीन नाउ। विजिबल है बेटा? सब कुछ क्लियर है? एनी इश्यू? स्क्रीन विजिबल है? ओके, नाउ सो व्हाट द टॉपिक वी हैव कवर्ड, इसको एक बार देखना जरूरी है कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, और अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी टॉपिक में तो आप प्लीज़ उसको मैसेज करें। आई विल ट्राई टू कि हम लोग उसको और अच्छे से समझ सकें। सो फर्स्ट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड द डेटा एज इंफॉर्मेशन। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज डेटाबेसेस। उसके बाद हम लोगों ने समझा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड फाइल सिस्टम का डिसएडवांटेज, बेसिकली जो समझा था हमने कि फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सारे टॉपिक समझे थे, दैट रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, ऑल दैट, डेटा आइसोलेशन। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड व्यू ऑफ डेटा, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा कि व्यू ऑफ डेटा एंड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हम लोगों ने कई बार उस चीज़ को समझने की कोशिश की कि 3 लेवल पे काम होता है। एक आपका इंटरनल लेवल, नेक्स्ट वन इज योर लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल, एंड द नेक्स्ट वन इज व्यू लेवल। ठीक है, और देन वी हैव डिस्कस्ड डेटा इंडिपेंडेंस। देयर वी हैव फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। एंड आफ्टर दैट we discussed the component of DBMS, जिसमें हम लोगों ने बात की थी 5 components were there, यूजर था, सॉफ्टवेयर था और डेटा था। तो वो सारे 5 कंपोनेंट हम लोगों ने देखे थे, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ DBMS। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड द DBMS स्ट्रक्चर, जिसमें आपके 4 तरह के यूजर थे और उसके बाद वो यूजर 4 अलग तरीकों से आपके डेटाबेस से इंटरैक्ट करते थे, जो फिजिकली आपके डेटाबेस में था और उसको करता था स्टोरेज पे लेजर से, और उसके बाद फाइनली वहां से डेटा हमें फेच होता था। ठीक, ओके, थोड़ा जूम कर दें। और आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड डीबीएमएस आर्किटेक्चर, जिसमें हमने 1 टियर, 2 टियर और 3 टियर को समझा था काफ़ी अच्छे से। और फिर हम लोगों ने बात कर ली है डेटाबेस लैंग्वेजेस की, जिसमें हम लोगों ने डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल, ये लैंग्वेजेस हम लोगों ने पढ़ ली। एंड उसके बाद अभी हम लोग ने कल जो कवर किया है दैट इज स्कीमा एंड इंस्टेंसेस, और उसके बाद हम लोगों ने समझा था डेटा मॉडल, जिसमें हम लोगों ने ईआर, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हायरार्किकल, नेटवर्क और सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो प्लीज जरा रिप्लाई करके बताएं जो भी सो रहे हैं वो जागे कि हायरार्किकल का एक और नाम था और नेटवर्क का एक और नाम था, वो क्या थे? जल्दी से बताएं प्लीज, रिप्लाई करें बहुत जल्दी। हायरार्किकल को और किस नाम से हम जानते हैं और नेटवर्क को किस और नाम से जानते हैं? कोई बहुत वो नहीं है, जस्ट कि आप कितना सुन रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, इसलिए पूछा जा रहा है। जल्दी से रिप्लाई करें, हम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज, तब आगे बढ़ेंगे। हेलो,
बेटा रिप्लाई नहीं आ रहे हैं आप लोग के। मेरी आवाज आ रही है अब तक? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई। यस सर। मैसेज आप लोग क्या आ नहीं रहे हैं मुझ तक? फोन पे चेक कर रहे हो बेटा? फोन पे भी मैसेज नहीं आ रहा है। ओके, जो मैंने पूछा है उसको रिप्लाई करें आप लोग जल्दी से। हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर एंड नेटवर्क ग्राफ स्ट्रक्चर। ओके, ग्राफ है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर। और इसके बाद हम एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं, दैट स्कीमा को और क्या कहते हैं और इंस्टेंस को और क्या कहते हैं। एक और टर्म हम लोगों ने पॉइंट किया था इसके लिए, schema is also known as and instances are also known as. So what for they? Message में reply करें। Schema is called intension and instances are called extension. Extension. Okay, okay. So, यहाँ तक इतनी बातें समझने में अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे पूछे तो हम लोग उसको डिस्कस करें, अदरवाइज हम लोग आगे चलें। सॉरी सर, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक कर रही है। हेलो, अभी ठीक है? हेलो सर, बीच में ज़्यादा ब्रेक कर रही है। आई थिंक अब स्पीड सही आनी चाहिए। हेलो, सही है? क्लियर है? ओके ओके, ठीक। रिसीवर एंड पे प्रॉब्लम होगा जुम्मा, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम लोग आगे चलें। ठीक, आई थिंक क्लियर है। अच्छा, एक छोटी सी बात आप लोगों से डिस्कस करनी थी। जो हम लोगों ने कल देखा था कि स्कीमा जो है आपका वो दो टाइप का हम लोगों ने देखा था। एक फिजिकल स्कीमा था एंड द नेक्स्ट वन वाज लॉजिकल स्कीमा। तो फिजिकल स्कीमा के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी कि देखिए साहब ऐसा है कि फिजिकल स्कीमा का ये बताए कि आपका वो एक्चुअली मेमोरी में कैसे स्टोर है। वो स्कीमा जो ये बताए कि एक्चुअली मेमोरी में वो आपका डेटा कैसे स्टोर है, और लॉजिकल आपका कैसी टेबल है, मतलब में बात नहीं करता है। ठीक, बट जैसे अभी तुम नवाथे देखोगे तो वहां पर तुमको एक ये बात मिलेगी, 3 आर्किटेक्चर। तो कहोगे सर आपने तो 2 ही स्कीमा बताई थी, एक फिजिकल और लॉजिकल, तो ये 3 कहाँ से हो गई? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले भी व्यू ऑफ डेटा या लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में कि 3 लेवल की बातें होती हैं, और ये इसीलिए मैंने सबसे पहली क्लास में आपसे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी कि 3 लेवल होता है। फिजिकल जहाँ पर डेटा स्टोर है, कंसेप्चुअल जहाँ पर आप समझ रहे हो कि आपका डेटा क्या क्या स्टोर हो। यहाँ पर फिजिकल लेवल में हम क्या समझते हैं कि बेसिकली वो आपका मेमोरी में स्टोर कैसे हो रहा है, क्या फाइल मैकेनिज्म अप्लाई हो रही है या उसमें कितना बाइट इन्वॉल्व हो रहा है। और यूजर लेवल पे क्या करते हैं, यूजर लेवल और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट व्यू होता है, तो मतलब ये ज़्यादा डिटेल्ड है, इसके बाद ये उससे कम डिटेल्ड है, और ये लास्ट में उससे भी कम डिटेल्ड है। ठीक, तो 3 स्कीमा या 3 स्कीमा जो लेवल ऑफ डेटाबेस है, जो एब्स्ट्रैक्शन के बेसिस पे हमने इसको 3 लेवल में कैटेगराइज किया है, इसके बेसिस पे 3 स्कीमा भी हम लोग कई बार बोलते हैं, तो वो आपसे बताना ज़रूरी था। जैसे कि क्या बात कहना चाह रहा हूँ मैं, ये देखिए कि 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का क्या मतलब है। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का मतलब आपका ये है कि एक इंटरनल स्कीमा है, तो इंटरनल स्कीमा ऑब्वियस सी बात कौन सा होगा, फिजिकल स्कीमा। एक आपका कंसेप्चुअल स्कीमा होगा जो, और ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि फिजिकल लेवल किस बात से डील करता है, फिजिकल लेवल इस बात से डील करता है कि डेटा क्या स्टोर है और कैसे स्टोर है। कंसेप्चुअल लेवल किस बात से डील करता है कि आपका डेटा कैसे स्टोर क्या स्टोर है। एट कंसेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रेंट
फॉर द होल डेटाबेस फॉर कम्युनिटी ऑफ यूजर्स। तो कंसेप्चुअल लेवल पे हम इतना बताते हैं कि हाँ भाई साहब की आपकी टेबल इसमें ये कॉलम। और एक्सटर्नल लेवल तो यहाँ पर देखो, जैसे हम लोगों ने कल दो डिस्कस किया था, दो लेवल स्कीमा का डिस्कस किया था, फिजिकल और लॉजिकल। तो कई जगह पे इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपका 3 स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होता है। तो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर में आपको बस एक स्कीमा है, कंसेप्चुअल लेवल पे एक स्कीमा है, और एक्सटर्नल या यूजर के लेवल पे एक स्कीमा है। तो यूजर वाला जो स्कीमा है ये आपका पढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एट द एक्सटर्नल लेवल टू डिस्क्राइब द वेरियस यूजर्स, है ना, अलग अलग यूजर के व्यू के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपसे बात कही थी कि जो आप फिल्टर अप्लाई करके जिस तरह आपको डेटा मिल रहा है, तो उसका भी एक स्केलेटन है। ऐसे समझो कि आपने मान लो कि क्वेरी रन की, जैसे मान लो ट्रेन का डेस्टिनेशन, उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको ट्रेन शो हो गया, तो वो भी एक स्केलेटन के फॉर्म में उसके अंदर डेटा रख के आता है। तो ठीक है, हाँ ये 5 ट्रेन है, ये इतने बजे चलेगी, इतने बजे पहुंचेंगी, ये लिख के आता है जब आप ट्रेन सर्च करते हो, ठीक है। तो वो भी स्केलेटन में आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्कीमा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो एक हो गया आपका इंटरनल स्कीमा, फिजिकल पे विच डील्स कि आपका डेटा क्या स्टोर है और कैसे स्टोर है। नेक्स्ट कंसेप्ट which only shows कि क्या डेटा स्टोर है। और यूजर स्कीमा जिसको हम लोग एक्सटर्नल स्कीमा में बोल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि आपका कितने यूजर के अलग अलग ग्रुप के हिसाब से वहाँ पर स्कीमा, या जो आप फिल्टर अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से आपका स्कीमा इंस्टेंटेनियस क्रिएट होता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज क्वेश्चन पूछे, हम लोग और डिस्कस करें, अदरवाइज आगे चलें। क्लियर है? मैंने अभी आपसे जो बात कही कि कई बार आपसे सब पूछ सकता है कि 3 स्कीमा आर्किटेक्चर को डिफाइन करो। सो इन दैट केस आपको क्या करना है, दैट केस आपको यही करना है कि आपको ये बताना है, देखिए साहब ये यूजर है, एक्सटर्नल लेवल होता है, कंसेप्चुअल होता है, और ये फिजिकल होता है। सो फिजिकल में क्या बात करते हैं, हाउ डेटा स्टोर, कंसेप्चुअल में बताते हैं कि व्हाट डेटा स्टोर, और यूजर में तो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग आफ्टर अप्लाइंग द कंस्ट्रेंट, और जिसको आसान भाषा में बोलते हैं फिल्टर, ऐसा करने के बाद यूजर को आपका दिखता है डेटा। तीनों लेवल पे अलग अलग स्कीमा है, उसी को आप 3 लेवल स्कीमा भी बोलते हैं। तो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन समझना बहुत जरूरी है। हाँ कह सकते हो, एक वो तब है जब आप लेवल बता रहे हो, तो सही लिखा लग रहा है कि फिजिकल, लॉजिकल और व्यू क्या है, वो 3 लेवल है, और उसी 3 लेवल के करस्पॉन्डिंगली 3 स्कीमा हो सकते हैं। ठीक है। आकाश यादव क्या मैसेज कर रहे हो बेटा, कहाँ गए थे? आकाश क्या मैसेज किया बेटा, माइक ऑन करके रिप्लाई करें। ओके ठीक है। तो अभी यहाँ तक कोई क्लियर है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक पे वी आर गोइंग टू डिस्कस। इतने टॉपिक्स में कहीं पे कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप बता सकते हैं। with 3 क्लियर है? ओके ठीक, डन। आगे चलें। मैसेज आप तो करते रहा करो यार, सो जाते थे। स्क्रीन विजिट देखो अभी विजिबल है, जरा सब लोग रिप्लाई करें जल्दी जल्दी से। ओके स्क्रीन इज विजिबल बस, ओके ओके। एक बार याद दिला दिया करो कि इसको रिकॉर्डिंग पे लगाना है, रह जाता है, कल भी रह गया था। ठीक है। सो नेटवर्क थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक हो जाए।
ओके, अब जरा चेक करो, सही है सब, स्क्रीन विजिबल है? नेटवर्क चेंज कौन से चला रहा है? मैं एक बार और कर देता हूँ, स्क्रीन पर करके ऑन, प्रॉब्लम। देखो क्लियर है, अब वॉइस क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है, एकदम क्लियर है ना सब कुछ? कोई डाउट, कोई भी इशू? चलो नेक्स्ट। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लेट हो रहा है नेटवर्क के कारण, ठीक। तो इतने टॉपिक्स पे किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से मैसेज डाल दे, तो अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे उसको और किसी तरीके से आपको। बीच बीच में वॉइस कट हो रहा है बट वॉइस इज क्लियर। अब सही आ रही होगी, अब सब कुछ सही होगा, नेटवर्क चेंज कर दिया है हमने, ठीक। सो इतने टॉपिक्स में किसी को कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। नेक्स्ट, ओके अरिमा, हम शेयर कर देंगे ईआर मॉडल। ईआर मॉडल अब हमें स्टार्ट करना है, ठीक। सब सही है ना? एक बार बता दो जल्दी से, स्पीड सही आ रही है? विजिबिलिटी में या ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है? जल्दी रिप्लाई करो सर, बहुत लोग हैं यहाँ पे, कम से कम 28-30 लोग हैं। यस सर, सब सही, ओके सर। नहीं अदिति, अभी प्रॉब्लम था ना बेटा, इसलिए पूछ रहे हैं। अरे सब सही है सब, ठीक। ईआर मॉडल, सो ईआर मॉडल बेसिकली जो हम लोगों ने कल समझा था कि डेटा मॉडल का ही एक टाइप है ईआर मॉडल, ठीक। सो व्हाट वी डू, ईआर मॉडल में हम लोग करते क्या है, यहाँ पर अगर ईआर मॉडल की बात करें तो इसको बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप, ठीक। तो डेटा, जैसे अगर हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय हमें उसका ईआर मॉडल या ईआर डायग्राम बनाना पड़ता है। तो ईआर मॉडल का क्या मतलब है? ईआर मॉडल से हमें बेसिकली ये पता चलता है कि इसमें कितनी तरीके की एंटिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं और उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है। एक मोटी मोटी बात हम लोगों ने ये समझी, ठीक है। ओके, ठीक। सो हम लोगों ने समझा कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में हम क्या समझते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में वी अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एंटिटीज आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व। अगर आप कोई डेटाबेस बना रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, वो किस तरीके से रिलेटेड है। जैसे कल एक डायग्राम हम लोगों ने देखा था, बहुत छोटा सा एग्जांपल था जो हम लोगों ने देखा था, जहाँ पे स्टूडेंट और एक कोर्स की टेबल बनी थी और वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे। इनरोल्ड वाला था डायग्राम, ये देखो यहाँ पर, ये इसमें। सो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर ये था कि ये स्टूडेंट है और इसके कुछ एट्रीब्यूट है, 4 एट्रीब्यूट थे, इनरोल हो रहा है और किसी कोर्स में इनरोल हो रहा है। तो एक बेसिक सा एग्जांपल है एआर डायग्राम का। आगे हम लोग समझते हैं कि एंटिटी क्या होती है। तो इसमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोग खुद भी जानते हैं, ठीक। जैसे अभी देखो एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि अगर हम कोई स्कूल का डेटाबेस बनाए, ठीक है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट एक एंटिटी बन जाती है और उस स्टूडेंट का एट्रीब्यूट क्या क्या होता है, नेम होता है, एज होता है, आईडी होता है, एज होता है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, उसके कॉलम्स होते हैं। सो बेसिकली कल भी आपको बताया था कि जैसे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और रिलेशनल टेबल में एक कनेक्शन क्या, कि वहाँ पर जो आपके कॉलम्स बनते हैं बेसिकली किसी टेबल के, वो टेबल यहाँ पर एंटिटी बनती है और उसके जो भी कॉलम होते हैं वो यहाँ पर एट्रीब्यूट बनते हैं। क्लियर है बात? आई थिंक समझ गए होंगे आप क्या, कि एक डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल बनती है रिलेशनल मॉडल में, तो एंटिटी डायग्राम में क्या करते हैं, एंटिटी डायग्राम में वो एंटिटी से शो होता है और उसका जो एट्रीब्यूट होता है वो टेबल के कॉलम को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली अप्रोच क्या होती है हमारी जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बेसिकली अप्रोच ये होती है कि सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद डिजाइन बनाते हैं। तो उस डिजाइन में आपकी ईआर डायग्राम हो गया, डेटा फ्लो डायग्राम हो गया, सीक्वेंस डायग्राम हो गया, ये सारे डायग्राम्स क्रिएट करते हैं और इस ईआर डायग्राम के बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हैं कि आपके टेबल, आपके डेटाबेस में कितनी टेबल्स बनेंगी। तो जितना अच्छा आपका ईआर डायग्राम होगा उतना ज़्यादा अच्छा आप ये समझ पाएंगे कि आपके प्रोजेक्ट में आपके डेटाबेस के लिए कितनी टेबल्स बनने वाली हैं। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी, इसलिए इस चीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पढ़ते हैं बेसिकली हम लोग, अगर समझें कि ईआर डायग्राम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो बेसिकली 3 कंपोनेंट कौन से, एक होता है आपका एंटिटी, दूसरा होता है आपका रिलेशनशिप और तीसरा होता है एट्रीब्यूट, ठीक है।
फर्स्ट इज योर एंटिटी, एंटिटी होता है मतलब ये डायग्राम में क्या क्या बातें होती हैं, एक एंटिटी होता है, सेकंड होता है आपका रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ, रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ जिसको हम इस तरह शेप से शो करते हैं, ठीक, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में सॉरी हम लोग एंटिटी को शो करते हैं, सर्कल में हम लोग, सर्कल क्या ओवल शेप है इसमें हम लोग एट्रीब्यूट को शो करते हैं, और ये डायमंड सा शेप है इसमें हम लोग रिलेशनशिप को शो करते हैं, ठीक, इतनी सी बात है, अभी तक कुछ हम लोगों ने खास समझा नहीं है। सो एंटिटी क्या है, कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो होता है जो आपका इन्वॉल्व होने जा रहा है आपके डेटाबेस में, उसको हम लोग एंटिटी बोलते हैं, ठीक, जैसे कि स्टूडेंट हो गया या क्लास हो गई अगर जैसे, या अगर बोले बुक्स हो गई, तो जिसकी भी टेबल बनने वाली है ऐसा समझ लो कि वो आपकी एंटिटी है, या कोई भी जो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है आपके सॉफ्टवेयर पे उसको हम लोग एंटिटी बोलते हैं, ठीक, सब कुछ एंटिटी हो सकता है, जैसे मैनेजर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, आपके डेटाबेस के ऊपर ये बात डिपेंड करती है। अभी और डिटेल में समझेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट वो है जो उस पर्टिकुलर एंटिटी को डिफाइन करता है, मतलब जैसे टेबल के अंदर में कॉलम डिफाइन करता है उसको, उसी तरह से आपके एट्रीब्यूट किसको डिफाइन करते हैं, उस एंटिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक, क्लियर होगी बात, अभी बस ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं समझ रहे। और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि दो एंटिटीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए रिलेशनशिप की नीड होती है, मतलब एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी से हम लोग कनेक्ट किसके थ्रू करते हैं, रिलेशनशिप्स के थ्रू करते हैं, क्लियर है। अब इस यहाँ तक बात हम लोगों ने जो समझी, एक आपका एंटिटी है, दूसरा आपका रिलेशनशिप है, तीसरा एट्रीब्यूट है। अब इसमें भी कुछ फर्दर सब डिवीजन है कि जैसे एट्रीब्यूट कितने तरीके के हो सकते हैं जो आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में, और एंटिटी कितने तरीके की हो सकती है, या मैपिंग कार्डिनलिटी क्या है, इस बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यहाँ तक तो कोई डाउट आया हो दिमाग में तो प्लीज आप बताइए। जुम्मा क्या, नो सर क्या बताओ बेटा, क्या बोल रहे हो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। ये डायग्राम में अभी हम लोगों ने कुछ भी खास नहीं समझा है, बस जस्ट हम लोगों ने बात समझी है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है आपके किसी डेटाबेस में उसको आप लोग एंटिटी बना देते हैं, रिलेशनशिप दो एंटिटी को कनेक्ट करने के काम आता है, और एट्रीब्यूट क्या होता है जिससे आपका वो एंटिटी डिफाइन होता है, मतलब कह सकते हैं जिससे आपका आप उस एंटिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हो कि साहब ये इसका आईडी है, ये इसका एज है, ये इसका एड्रेस है, वो आपका एट्रीब्यूट होता है, ठीक। अब यहाँ पर समझने वाली बात है वो आगे आते हैं हम लोग कि एंटिटीज को शो कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया कि रेक्टेंगल में शो करते हैं। अब आ जाते हैं एट्रीब्यूट के ऊपर, तो एट्रीब्यूट को भी आपसे बताया था कि एक ओल्ड शेप में हम लोग इसको शो करते हैं। एंटिटी के सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर तुम एक बना रहे हो अपना कोई भी डेटाबेस, तो जैसे बात क्या है कि उसमें स्टूडेंट हैं और मान लो भी कोई कोर्स है, तो जितनी ये चीजें इन्वॉल्व होती है उसको हम लोग एंटिटी बोलते हैं। कोई भी जो रियल वर्ल्ड है उसको हम लोग एंटिटी बोलते हैं जो हमारे डेटाबेस में इन्वॉल्व होने जा रहा है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में तो प्लीज पूछिए। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट, कोई क्लास, कोई पर्सन, कोई प्लेस, जो भी इन्वॉल्व हो रहा है उसमें, उसको हम लोग एंटिटी बोलते हैं, इतना समझ सकते हैं। मतलब उसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं और उसको हम लोग एंटिटी बोलते हैं। आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। हाँ, एंटिटी नाउन ही हो गया, एक तरीके से नाउन है। जो भी तुम्हारे डेटाबेस में नाउन इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो एंटिटी है। अब उसके लिए टेबल बनेगी कि नहीं बनेगी ये बात की बात है, बट जितने भी नाउन इन्वॉल्व होते हैं, और इसी तरह से हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं कि जितने भी वर्ब इन्वॉल्व होते हैं वो आपके रिलेशनशिप होते हैं। मतलब अगर हम लोग ये बोले कि जैसे स्टूडेंट इज इनरोल्ड इन कोर्स, सो स्टूडेंट इन कोर्स, दीज आर टू नाउन्स, सो ये आपका किसका रोल प्ले करेंगे, ये आपका एंटिटी का रोल प्ले करेंगे। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप, जो आपकी वर्ब है वो आपका किसका रोल प्ले करेगी, आपका रिलेशनशिप। तो इज इनरोल्ड के लिए अभी आपने ऐसा देखा था कि वहां पे हम लोग उसको क्या रखते थे, रिलेशनशिप की तरह। सर जैसे हमने पर्सन टेबल बनाई तो उसमें एफ नेम एल नेम नहीं, जो पर्सन टेबल है, जो टेबल, इसीलिए मैंने आपसे बात करी कि जो टेबल होती है वो एंटिटी होती है, जो उसका वहाँ टेबल का कॉलम होता है वो यहाँ पर एट्रीब्यूट होता है। देखो ये एग्जांपल,
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यही तो है, ये स्टूडेंट है। जब तुम डेटाबेस बनाओगे तो क्या करोगे, स्टूडेंट नाम की टेबल बनाओगे जिसके अंदर 4 कॉलम बनाओगे, आईडी, नेम, एड्रेस और एज। तो एक बात एकदम क्लियर समझ में आ गई क्या, टेबल के अंदर जो कॉलम होता है वो, भाई दो आपके पास मॉडल है दिखाने के, एक रिलेशनल मॉडल है, दूसरा आपका ईआर मॉडल है। तो ईआर मॉडल में जो जिसको तुम एंटिटी रेक्टेंगल बॉक्स में दिखा रहे हो उसके नाम की एक टेबल बनती है, उसमें कॉलम से कौन कौन सा होगा, कॉलम वो होगा जो यहाँ पर एट्रीब्यूट है। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। अमन केसरवानी बड़ा लेट है आप, गुड मॉर्निंग, बीच में क्या बात है? ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? एफ नेम एल नेम उसका एट्रीब्यूट होगा। आई थिंक लोग काफी हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जरा नाम लेके बुलाना पड़ेगा। वैसे भी इस क्लास का हिस्ट्री काफी अच्छा रहा है। हाँ भाई सब लोग रिप्लाई करें, आशीष रिप्लाई करो, आशुतोष मिश्रा, अवनीश रिप्लाई करिए, बरजा ने रिप्लाई किया है, देव जी रिप्लाई करिए। यहाँ तक पे कोई डाउट नहीं है। अब देखो जो बताने चल रहे हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो दिमाग खोल के सुनना, ठीक। एंटिटीज की बात करें तो एंटिटी में मैंने आपसे बताया कि एंटिटी लाइक टेबल, ध्यान से समझना इस बात को। सो हमने बोला एंटिटी भी 2 टाइप की हो सकती है। तो पहला कौन सा हो सकता है, पहला हो सकता है आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी, नेक्स्ट वन इज योर वीक एंटिटी। एंटिटी 2 टाइप की है, एक है तुम्हारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी और दूसरी है तुम्हारी वीक एंटिटी। अभी केवल सुनने के लिए समझ लो, समझने के लिए। स्ट्रॉन्ग एंटिटी का क्या मतलब है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर किसी का माइक ऑन हो रहा है, हेलो हेलो, हाँ तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि एंटिटी आपकी 2 टाइप की होगी, एक होगी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी, दूसरी होगी तुम्हारी वीक एंटिटी। तो जैसे यहाँ एग्जांपल में ध्यान से देखना कि तुम्हारा एक स्टूडेंट क्या था, तुम्हारा एंटिटी है और इस एंटिटी के 4 एट्रीब्यूट हैं, आईडी, नेम, एड्रेस और एज, ठीक। अब इसी को कॉलम टेबल के करस्पॉन्डिंगली सोचो तो क्या होगा, एक स्टूडेंट नाम की टेबल होगी जिसमें 4 कॉलम होंगे, आईडी होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा और एज होगा। तो मुझे ये बताओ इन चारों में ऐसा एट्रीब्यूट कौन सा हो सकता है जो उस स्टूडेंट, मतलब जैसे तुमने 10 रो फिल की, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे तुमने अगर 10 रो उस टेबल में फिल की है तो उस 10 रो में चारों में से ऐसी कौन सी चीज होगी जो हर बच्चे के लिए, हर रो के लिए यूनिक होगी, जल्दी से बताइए। आईडी, नेम, एज और एड्रेस में ऐसी आईडी, यस एग्जैक्टली। सो आईडी यूनिक होगी, मतलब क्या होगा, आईडी हर, ऐसा नहीं होगा कि 2 बच्चों की आईडी सेम होगी, हर बच्चे की आईडी अलग अलग होगी। तो ऐसे एट्रीब्यूट को जो हर रो के लिए अलग अलग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उसका की एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं, की एट्रीब्यूट, या अभी फिलहाल ये समझो की एट्रीब्यूट बोलते हैं, मतलब जिससे तुम यूनिकली बता पाओ कि भाई साहब देखिए 6th नंबर के रो की बात हो रही है, तो तुम कैसे बताओगे, जैसे मान लो तुमने कहा कि जिस बच्चे की आईडी 8 है तो ऐसा कोई एक ही बच्चा होगा उस टेबल में। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट कहीं से बिल्ड होगा और उसके बाद ध्यान से सुनते रहेंगे, समझ में आ जाएगा। तो हमने कहा जैसे जिस बच्चे की आईडी 8 है तो उस पर्टिकुलर टेबल में से कोई एक बच्चा ही सिलेक्ट होगा जिसकी आईडी 8 होगी। बट अगर मैंने जैसे यहीं पे बोल दिया कि अमन बताओ अमन कौन है इस टेबल में, सो अमन सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी, कोई एक यूनिक बच्चा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अमन 2-3 बच्चों का नाम हो सकता है। तो यहाँ पर हर टेबल में कोशिश हमारी ये होती है, ध्यान से समझना, कि कम से कम एक ऐसा एट्रीब्यूट रखा जाए जो उसका की एट्रीब्यूट हो, एक ऐसा एट्रीब्यूट रखा जाए जो उसका की एट्रीब्यूट हो। काफी सारे बच्चों ने बताया आईडी, ठीक। तो हमारा ये कोशिश होती है कि अगर आप एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं देन एंटिटी के साथ जो उसके एट्रीब्यूट आप रख रहे हो, मतलब जो कॉलम की वैल्यूज आप पुट कर रहे हो, उस कॉलम की वैल्यू में कम से कम एक कॉलम ऐसा हो जो आपके रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, मतलब एग्जैक्टली बता सके कि आप इस रो की बात कर रहे हो। ऐसा ना हो जैसे तुमने कह दिया भाई जिसकी एज 20 साल है, तो ऐसे हो सकते हैं 3-4 बच्चे, ठीक, तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। बट आईडी कम से कम एक ऐसा कॉलम है जिससे आप यूनिकली बता सकते हो कि आप किसकी बात कर रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि आपकी टेबल में सर्च फास्ट हो सके कि आप एग्जैक्टली किसकी बात कर रहे हो, ठीक। तो अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग एंटिटी का क्या मतलब हुआ, स्ट्रॉन्ग एंटिटी का मतलब हुआ कि ऐसी एंटिटी
ऐसी एंटिटी जिसमें आपकी की वाला एट्रीब्यूट होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एंटिटी उसको बोलेंगे जिसमें कोई की एट्रीब्यूट होता ही होता है। एन एंटिटी विच कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एंटिटी। क्लियर है? मतलब ऐसी एंटिटी जिसमें आपका कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, उसको आप स्ट्रॉन्ग एंटिटी बोलते हो। तो साहब वीक एंटिटी क्या होगी? वीक एंटिटी इसका जस्ट रिवर्स होगी, मतलब ऐसी एंटिटी जिसके पास खुद का कोई ऐसा एट्रीब्यूट ना हो जो कि एट्रीब्यूट का रोल प्ले कर सके। बिल्कुल यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, एन एंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी। चलो पहली लाइन नहीं समझ में आ रही, सेकेंड पढ़ते हैं जो हम लोगों ने समझने की कोशिश की। द वीक एंटिटी डज नॉट कंटेन एनी की एट्रीब्यूट ऑफ इट्स ओन, मतलब वीक एंटिटी उसको आप बोलेंगे जिसके पास अपना कोई भी एक ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो उस टेबल में या उस एंटिटी में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके कि भाई साहब इस रो की बात हो रही है। बस अभी के लिए इतना ही समझना है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? सो जल्दी से एक लाइन में लिख के बता दीजिए मुझे यहाँ रिस्पॉन्स में कि व्हाट इज वीक एंटिटी। वीक एंटिटी किसको बोलते हैं? जल्दी से बताएं प्लीज, और बाकी लोग जो शांत बैठे हैं वो भी रिप्लाई करें। जल्दी से बताएं बेटा, वीक एंटिटी क्या है? प्लीज रिप्लाई जल्दी से। बहुत सारे लोग हैं, आनंद, किशन, किसलय, शालिनी, कुसुमलता, मनीष, मयंक, जल्दी से रिप्लाई करो। In which there is no particular key attribute. Very good। हाँ, जिस एंटिटी के पास कोई की नहीं है। वेरी गुड, सब लोग रिप्लाई करें। लैंग्वेज देखें कौन किस तरह से बोल रहा है, क्या रिप्लाई कर रहा है। डज नॉट हैव की एट्रीब्यूट, एमांजिया, कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड, नो यूनिक की। बाकी सब सो रहे हैं। डिपेंड ऑन एनी की, ये तो गड़बड़ हो गया आकाश यादव। डिपेंड ऑन अनदर एट्रीब्यूट, किसी और एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, खुद के पास कोई की नहीं होती। नो पर्टिकुलर की एंटिटी, डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी। एंटिटी की स्पेलिंग सही करो हर से, ई से होगा ना। एंटिटी विद नो की एट्रीब्यूट, डज नॉट हैव स्पेसिफिक की। स्पेसिफिक की, हाँ बस की एट्रीब्यूट बोलना ठीक है, स्पेसिफिक की का मतलब नहीं है। विच एंटिटी डज नॉट हैव यूनिक की, ओके। An entity which does not own any primary key or identify some attribute। चले गए भाई साहब गूगल में। Dependent on another entity। ठीक, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से इसके आगे की बात समझो। तो एंटिटी दो टाइप की हो गई, हो सकता है आपसे बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज वीक एंटिटी। तो अब हम लोग इसको भी एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल से समझेंगे, बट अभी नहीं, क्यों? वरना हम लोग यही समझते रह जाएंगे, आगे की बात नहीं करेंगे। सो अब एट्रीब्यूट की बात करें, तो एट्रीब्यूट की बात हम लोग करते हैं। तो एट्रीब्यूट में भी एट्रीब्यूट कई तरीके के हो सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया की एट्रीब्यूट, जैसे आईडी, नेम, और उसमें से की एट्रीब्यूट कौन होगा? ऑब्वियसली बात है आईडी होगा। ऐसा एट्रीब्यूट जो क्या कर सकता है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको हम लोग की एट्रीब्यूट बोलते हैं। बोले भाई ठीक है। इलिप्स में हम लोग एट्रीब्यूट को शो करते हैं। ठीक, अब आ जाओ इसके बाद बताना। ठीक, यहाँ से तो एट्रीब्यूट क्या है? देखो, जैसे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट के एट्रीब्यूट तुम्हारे हो सकते हैं नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, बर्थ डेट हो गया। तो इसमें से की एट्रीब्यूट कौन सा होगा? रोल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेम क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो बच्चों का नेम सेम हो सकता है। बर्थ डेट क्यों नहीं होगा? दो तीन बच्चों की बर्थ डेट सेम हो सकती है। ठीक, अब एट्रीब्यूट के कुछ टाइप्स हैं, उनको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड, या डिफरेंशिएट बिटवीन कंपोजिट और सिंपल एट्रीब्यूट, ये आपसे पूछा जाएगा। डेराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है? तो जल्दी से समझ लो, बहुत इजी है, तुरंत समझ में आ जाएगा। कंपोजिट एट्रीब्यूट का क्या मतलब है? अभी मैंने आप लोगों से टेबल बनवाई थी, टेबल थी एम्प्लॉय वाली, और उसमें आपने देखा होगा कि नेम के लिए तुम्हारा वहां पर 3 कॉलम था। क्या क्या था? एफ नेम, एल नेम और एन नेम, MNI मिनट लिखा हुआ था, मतलब। ठीक, तो जब भी कोई एट्रीब्यूट, जैसे देखो यहाँ पर रोल नंबर और बर्थ डेट तो ठीक है, बट जब कोई एट्रीब्यूट जैसे नेम हुआ और वो दो फर्दर एट्रीब्यूट से मिल के बना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट। This name is composed of what? F name and L name. So this name is known as what? Composite attribute. So composite attribute क्या है? जो further divide हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Composite attribute. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर केवल 3 कॉलम नहीं बनते। आपने एग्जाम्पल करके, प्रैक्टिकल करके देखा भी है। तो उसमें क्या होता है? रोल नंबर बनेगा, एक F name का कॉलम बनेगा, एक L name का बनेगा, बर्थ डेट का बनेगा। ठीक,
तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है, विच इज कंपोज्ड ऑफ सम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, जो अलग एट्रीब्यूट से कंपोज करके बना होता है, दैट इज नोन एज कंपोजिट एट्रीब्यूट। यहाँ बात समझने में किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए जल्दी से। एग्जांपल ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट इज नेम। नेम हो क्या गया, एड्रेस हो गया। जैसे अब यहीं पे अगर मान लो एक एट्रीब्यूट होता है एड्रेस, तो एड्रेस भी तो फर्दर आप डिकम्पोज कर सकते हो। कैसे? जैसे रोड नंबर, डिस्ट्रिक्ट, सिटी डिस्ट्रिक्ट एक ही हो गया, और पिन कोड। तो मतलब अगर आपका एड्रेस 4 चीजों से कंपोज होकर बन रहा है तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, उसको भी हम बोल सकते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बताओ, कंपोजिट एट्रीब्यूट क्लियर है? मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ जैसे यहाँ पर अगर एड्रेस हो तो एड्रेस भी फर्दर क्या हो सकता है, एड्रेस आपका स्ट्रीट नंबर से, डिस्ट्रिक्ट से, सिटी से और कंट्री से, 4 चीजों से मिलकर बनेगा। तो उन चारों को हम क्या, फिर मतलब एड्रेस को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट एट्रीब्यूट। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रीट नंबर, सिटी, कंट्री एंड पिन कोड। क्लियर है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो मल्टी वैल्यूड क्या होता है, ये भी बहुत आसान है। अच्छा देखो, मल्टी वैल्यूड को सबसे पहले समझो कि जो भी एट्रीब्यूट था उसको आप किस में रखते थे, उसको आप किस शेप में रखते थे, जिसको एलिप्स बोलते हैं। ठीक, ओवल तो हाँ ऊपर हो जाता है, तो इलिप्स उस शेप में बोलते हैं। मल्टी वैल्यूड जो भी एट्रीब्यूट आप जब अपना ईआर डायग्राम बनाएंगे तो उसको किस तरह से दिखाएंगे, ये देखो डबल्ड है, डबल्ड इलिप्स है। क्यों? इसका मतलब क्या है, पहले मल्टी वैल्यूड का समझो। मल्टी वैल्यूड का मतलब ये है जैसे अगर मान लो एक बच्चे की इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, ठीक, तो अब आज के टाइम में हम लोग के पास कई सारे फोन नंबर होते हैं, तो जब आपके किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू हम लोग पुट कर सकें, बात को ध्यान से समझना। वैसे एट्रीब्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मतलब फोन नंबर वाले कॉलम में बच्चे के सामने जब 2-3 नंबर क्योंकि लिख सकते हैं तो वो कैसा होगा, वो आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा। जैसे नेम तो उसका कोई एक ही होगा, ध्यान से समझना। बर्थ डेट मतलब ऑफिशियल नेम, ऐसे नेम की बात नहीं हो रही, बर्थ डेट उसका सिंगल होगा, रोल नंबर भी उसका सिंगल होगा, एड्रेस भी हो सकता है, इसके कुछ केस में हो सकता है मल्टी वैल्यूड हो, बट ज्यादातर केस में होगा कि हम लोग परमानेंट एड्रेस अगर लेके चलेंगे तो वो भी हमारा सिंगल वैल्यूड होगा। बट मल्टी वैल्यूड कैसी चीजें होंगी, मल्टी वैल्यूड होगा जैसे फोन नंबर। ठीक है, तो फोन नंबर के केस में क्या होगा कि एक आदमी के पास कई सारे फोन नंबर हैं, तो वहां पर 2-3 वैल्यू पुट की जा सकती है उस पर्टिकुलर कॉलम में। हालांकि ये बात हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि इसको हम लोग अवॉइड करते हैं, बट अभी आपसे क्या बता रहे हैं कि फोन नंबर अगर एक इस तरह का एट्रीब्यूट है जो कई वैल्यू रख सकता है पर्टिकुलर कॉलम में किसी बच्चे की करस्पॉन्डिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। बोलिए भाई, बात क्लियर है कि नहीं? व्हाट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, समझ में आया? जल्दी बताइए। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रहा था मल्टी वैल्यूड का। मतलब ये डिपेंड तो करता है तुम्हारे सॉफ्टवेयर के ऊपर बेसिकली, बट अभी आपको आई थिंक बात समझ में आ गई थी मल्टी वैल्यूड क्या है। सर हाउ कैन समवन हैव मैनी फर्स्ट नेम? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाउ कैन समवन हैव मैनी फर्स्ट नेम? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आपका फर्स्ट नेम जो है वो मल्टी वैल्यूड है। मैं इसीलिए तो बोला ना फोन नंबर आपका मल्टी वैल्यूड है। मतलब जब एक ही बच्चे के लिए उस पर्टिकुलर कॉलम की कई सारी वैल्यू हो सकती है, सो दैट इज नोन एज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। आई एम नॉट सेइंग हर्ष कि एफ नेम इज मल्टी वैल्यूड, आई एम सेइंग, और यहाँ पे देखो ना डायग्राम में डबल इलिप्स में कौन शो हो रहा है, फोन नंबर। सो फोन नंबर इज द मल्टी वैल्यूड। एफ नेम तो सिंगल में है, एल नेम भी है, एल नेम भी है, बर्थ डेट भी है, रोल नंबर भी है। सो ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज एफ नेम, बर्थ डेट, रोल नंबर एंड एफ नेम, एल नेम आर द सिंगल वैल्यूड, बट द फोन नंबर इज द मल्टी वैल्यूड फ्रॉम द फिगर इट इज ना। कोई डाउट हो तो जल्दी से बताओ, अदरवाइज नेक्स्ट हम लोग देखें। क्लियर है? हाँ, तो रोल नंबर को भी कहाँ बोल रहे हैं हर्ष, क्या कर रहे हो तुम? वी आर नॉट सेइंग कि रोल नंबर भी मल्टी वैल्यूड है। रोल नंबर इज सिंगल वैल्यूड, नेम इज सिंगल वैल्यूड, एफ नेम इज सिंगल वैल्यूड, एल नेम इज सिंगल वैल्यूड, बर्थ डेट इज सिंगल वैल्यूड, बट द फोन नंबर इज मल्टी वैल्यूड ओनली। मल्टी वैल्यूड का एक तो एग्जांपल तुम लोग सोच के बताओ तो बड़ा अच्छा लगेगा। क्या हो सकता है मल्टी वैल्यूड, जल्दी बताइए।
रिप्लाई करो भाई, थोड़ा लेट करते हैं आप लोग रिप्लाई। एड्रेस मल्टी वैल्यूड हो सकता है व्हेन वी कीप बोथ द करस्पॉन्डेंट एड्रेस एंड या एक आदमी का एक से ज़्यादा घर हो, इसीलिए मैंने बोला कि परमानेंट एड्रेस लेके चलेंगे। हाँ, ईमेल आईडी हो सकती है, ईमेल आईडी भी कई लोग कई सारी रखते हैं। ठीक है, आप समझ चुके हैं इस बात को। नेक्स्ट, हाँ सिबलिंग अगर करेंगे तो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द डेराइव्ड एट्रीब्यूट। अब देखो जरा डेराइव्ड एट्रीब्यूट क्या, डेराइव्ड का मतलब है कि वो डेराइव हो रहा है, वो अपरेंटली आपको आपके ईआर डायग्राम में या आपके टेबल में दिया नहीं है, यू आर डेराइविंग इट फ्रॉम समथिंग एल्स। हाउ, आप ये समझो कि आपके पास एक टेबल है, ध्यान से समझना। टेबल में जो तुम इंफॉर्मेशन रख रहे हो वो क्या रख रहे हो, बर्थ डेट, एज नहीं रख रहे हो, बट एज कैन बी कंप्यूटेड। क्या हो सकता है, सिस्टम की डेट से अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लें बर्थ डेट को तो हमको क्या मिल जाएगा, एज मिल जाएगी। सो एज इज द डेराइव्ड एट्रीब्यूट जो आपके मतलब इस पर्टिकुलर टेबल में, जैसे अगर हमने 10 कॉलम बना लिए तो 11वां कॉलम वो आपका डेराइव्ड है, तो वो आपको बनाने की नीड नहीं है। इट इज ऑटो मतलब अंडरस्टूड कि आपका वहाँ पर एज हम लोग वहाँ से डेराइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बर्थ डेट है, तो एज तो हम लोग फाइंड आउट कर ही सकते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको हम लोग किससे शो करते हैं, देखो डैश्ड एलिप्स से शो करते हैं। कैसे? यहाँ पर देखो एज कैसा है, क्योंकि बर्थ डेट डायरेक्टली दिया रहेगा, आपके कॉलम जो बने हैं उसमें बर्थ डेट बना है, बट एज का कॉलम समझो नहीं है। सो बट एज कैन बी डेराइव्ड। हाउ? We can subtract the birth date from the system date so that we can get what is the age of that particular students. इस तरह हम लोग पता कर सकते हैं। So derived अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो जल्दी बताइए, अदरवाइज आगे चलने। हाँ, फोन नंबर तो था ही, फोन नंबर तो एग्जाम्पल था ही, मैंने कुछ और पूछा था। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। अपने आप वैल्यू फिल होती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर तुम कॉलम डिराइव करके बगल में ऐड कर रहे हो तो तुम उसमें यही कंस्टेंट लगा दो कि क्या कि सिस्टम की डेट से माइनस होकर अपने आप उसमें वैल्यू इंसर्ट हो जाए। यू डू नॉट नीड टू फिल दैट अपरेंटली, आप उसमें अपरेंटली वैल्यू को फिल नहीं करते हो डिस्प्ले। ठीक है, आप क्या करते हो, आप वैल्यू को बर्थ डेट की वैल्यू को आप फिल करोगे और एज की वैल्यू ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाएगी। कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछिए, अदरवाइज आगे चलते हैं। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव डिस्कस्ड एंटिटी आपकी दो टाइप की है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट से हम लोगों ने क्या समझा, एट्रीब्यूट हमारे 2-3 टाइप के थे, जैसे कि पहला था आपका कंपोजिट, नेक्स्ट वन था आपका मल्टी वैल्यूड एंड नेक्स्ट था आपका व्हाट डेराइव्ड एट्रीब्यूट। अब आगे जरा हम लोग बात कर लें रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप किससे शो करते हैं, रिलेशनशिप शो करते हैं डायमंड शेप बॉक्स से। देखो ये है रिलेशनशिप। अब यहाँ पर रिलेशनशिप में तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में जो समझना है वो बेसिकली हम लोग को समझना है कार्डिनलिटी। ध्यान से देखो, द टर्म इज कार्डिनलिटी। क्या मतलब है इस बात का? कार्डिनलिटी का मतलब है, इसको मैं किसी और कलर से कर देता हूँ। ठीक, तो कार्डिनलिटी का मतलब क्या है? कार्डिनलिटी का मतलब ये है, जैसे मान लो दो एंटिटीज हैं, एंटिटी 1 एंड एंटिटी 2। सो यहाँ पर तुम्हारा रिलेशनशिप बना हुआ है। तो रिलेशनशिप बेसिकली है क्या, मतलब जब दो एंटिटी आपस में कनेक्ट हैं तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये आपका रिलेशनशिप है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि जब दो एंटिटी इन्वॉल्व होंगी तो उसको आप बोलोगे बाइनरी रिलेशनशिप। क्या बोलोगे? बाइनरी रिलेशनशिप। जब आपकी यहीं पर 3 एंटिटी, मान लो यहाँ पर एक एरो लगाकर और एक एंटिटी हमने कनेक्ट कर दी, लेट्स सपोज यहाँ पर, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे टर्नरी रिलेशनशिप। ये कैसा है? बाइनरी रिलेशनशिप। तो मतलब नंबर ऑफ एंटिटीज जो आपकी इन्वॉल्व होती जाती हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज जितनी आपकी इन्वॉल्व होती जाती है उसके बेसिस पे हम लोग ये कहते रहते हैं कि भाई साहब देखिए आपकी, जैसे यहाँ पर देखो, ये दिखाने के लिए मैंने स्क्रॉल किया, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज इन अ रिलेशनशिप डिफाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो आपसे जैसे पूछा जाए, आपको यह डायग्राम दिखा कि भाई साहब इस पर्टिकुलर रिलेशन का डिग्री कितना है, तो आप उसको देख के कैसे बताओगे? आप देखोगे कि उस पर्टिकुलर एंटिटी में रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज कनेक्टेड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन से कि हाँ भाई साहब इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है। अगर 2 एंटिटी इन्वॉल्व है तो उसकी बाइनरी डिग्री है, अगर उसमें 3 एंटिटी इन्वॉल्व है तो उसमें टर्नरी डिग्री है, अगर उसमें n एंटिटी इन्वॉल्व है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसकी डिग्री n है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें
ऐसा है कि डायमंड शेप बना है तो 4 कोने हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि केवल 4 एंटिटी इन्वॉल्व हो सकती है, इसमें कितनी भी एंटिटी इन्वॉल्व हो सकती है इस रिलेशनशिप के साथ। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो जितनी नंबर ऑफ एंटिटीज इसके साथ एसोसिएटेड होंगी, दैट विल नोन एज द डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताइए। सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉर द कार्डिनलिटी। ये थोड़ा सा समझ जाओ, वैसे तो बहुत आसान है बट आप एक बार रिवाइज करना हमारे लिए जरूरी है। सो कार्डिनलिटी मीन्स क्या है? कार्डिनलिटी का मतलब है कि आपके एक एंटिटी सेट से दूसरे एंटिटी सेट में कितने मेंबर उस रिलेशनशिप के थ्रू इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब क्या है? इस डायग्राम को या इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप अगर ये डायग्राम देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये तुम्हारा एक एंटिटी सेट है और ये तुम्हारा दूसरा एंटिटी सेट, ठीक? तो अगर इधर के एंटिटी सेट का एक एंटिटी सामने वाले जिस भी रिलेशन से ये जुड़ रहा है उसमें अगर इन्वॉल्व है किसी एक से ही, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 to 1। अगर एक किसी 2 में इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 to many। पहले इसको समझ लो फिर एग्जांपल दो। इसी तरह अगर बात करें मैनी टू मैनी, मतलब इसकी कई सारी एंटिटीज इसकी सिंगल एंटिटी से अगर इन्वॉल्व है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिंगल एंटिटी से इन्वॉल्व है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनी टू वन। और इसी तरह इसके बाद एक और केस आता है विच इज मैनी टू मैनी, मतलब यहाँ के मैनी पर्सन, देखो दिस वन और दिस वन इज इन्वॉल्व टू दिस, और यहाँ के दिस और दिस इन्वॉल्व टू दिस, एक से इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक? या रिलेशनशिप से रिलेटेड। क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल से जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो क्या हुआ, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट और कोर्स का। तो एक बात बताओ, एक स्टूडेंट क्या एक से ज़्यादा कोर्स में इनरोल हो सकता है या नहीं? यस और नो? एक टाइम पे अगर वो डिस्टेंस एजुकेशन में नहीं है तो एक टाइम पे वो एक से ज़्यादा कोर्स में इनरोल हो सकता है, मतलब बीटेक के साथ भी ये कर सकता है। जल्दी बताइए, रिप्लाई करो बेटा जल्दी से, टाइम का क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, जल्दी रिप्लाई करिए। हेलो हेलो, नहीं हो सकता तो मुझे जल्दी से ये बताइए। सो व्हाट काइंड ऑफ कार्डिनलिटी विद हियर, किस टाइप की कार्डिनलिटी होगी? अब आंसर आप ही लोग करेंगे। दैट्स मीन वन स्टूडेंट कैन रजिस्टर इन वन कोर्स, ठीक? बट इसी के साथ समझो, जैसे समझ लो कि ये जो ए है ये स्टूडेंट है और जो बी है वो तुम्हारा कोर्स है। क्या एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते हैं? देखो मैं गड़बड़ हो रहा है, अभी 1 to 1 अभी मत डिसाइड करो, दोनों साइड देखना पड़ेगा ना। यू हैव डिसाइडेड दैट व्हाट वन स्टूडेंट कैन बी एनरोल्ड ओनली इन वन कोर्स, बट क्या एक कोर्स में एक ही बच्चा इन्वॉल्व होगा? एक कोर्स में एक ही बच्चा इन्वॉल्व होगा? बीटेक में तुम लोग पढ़ते हो तो क्या एक बीटेक कोर्स में एक ही बच्चा इन्वॉल्व है? नो। सो व्हाट काइंड ऑफ कार्डिनलिटी वुड बी देयर? जल्दी बताइए कैसी कार्डिनलिटी होगी? कैसी कार्डिनलिटी होगी अगर मैं स्टूडेंट और कोर्स के बीच में रोल प्ले करता हूं तो? जल्दी बताइए। 1 to many, 1 to many। एक स्टूडेंट ए जो है तुम्हारा शो कर रहा है, ध्यान से समझो, ए इज शोइंग यस मैनी टू वन, मैनी स्टूडेंट कैन बी रजिस्टर्ड और इनरोल्ड इन व्हाट? वन कोर्स, ठीक? आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने इसका रिप्लाई करा है। अच्छा, मैं अब एक एग्जांपल दिखा के आपसे पूछूंगा कि क्या कार्डिनलिटी हो सकती है, आप आंसर करिएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अपने दिमाग से हम लोग कोई एग्जांपल बताएं जहां पर मैनी टू वन है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, अगर यही जो हमने मैनी टू वन बोला है, अगर इसी रिलेशनशिप को हम पलट दें, रिलेशनशिप को पलट दें मतलब इधर हम इनरोल कर दें और इधर हम स्टूडेंट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? इधर अगर हम कोर्स कर दें और इधर हम स्टूडेंट कर दें, तो ये किस टाइप का हो जाएगा? 1 to many हो जाएगा, ठीक है? तो आप लेफ्ट टू राइट की ही बात करेंगे, राइट टू लेफ्ट की बात नहीं करेंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? ऑर्डर मैटर करता है, बिल्कुल करता है, मैंने इसी बात का रिप्लाई अभी दिया है हर्षित, है ना? यू हैव टू सी इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट?
इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, अदरवाइज हम लोग इसको वाइंड अप करें। ठीक, चलो ओके। ओके, सो इसको भी हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस, कल क्लास है तो कल हम लोग कुछ प्रैक्टिकल का भी डिस्कस करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट इसका कंसेप्ट यहीं पर खत्म हो जाए। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास।